जय हिंद दोस्तों जैसे कि हमारा पॉलिटिकल सेशन चल ही रहा था, उसकी सीरीज के अंदर अब राष्ट्रपति अभी चल रहा था, जिसके अंदर हमने कल कार्यकारी शक्ति पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति होती है, उनके बारे में सभी हम अच्छे से डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। संसद की बैठक को बुला सकता है, यानी कि संसद की बैठक होगी, जैसे कि विधानसभा का चुनाव दोस्तों सांसद के जो चुनाव हो जाते हैं उसके बाद पहली बैठक होगी, तो उसको बुलाना, उसको जो हमारी जो संसद है उसकी जो बैठक हो उसको स्थगित करना, यानी स्थगित का मतलब कुछ समय के लिए स्थगित कर जाना, 1 दिन या 2 दिन या 1 हफ्ता के लिए। ठीक दोस्तों। विघटित करना, विघटित का मतलब उसको डिसॉल्व कर देना, उसको समाप्त कर देना। और संयुक्त अधिवेशन का दोस्तों मतलब जब कोई नियम कानून ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण अति आवश्यक है कोई नियम बनाना, जिसके लिए आवश्यक पहले से कोई नियम नहीं था संविधान में और नया नियम बनाने की जरूरत पड़ती है, तो संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। संयुक्त अधिवेशन तभी जारी किया जाता है जब दोनों सदनों में से किसी एक सदन का कार्यकाल नहीं चल रहा हो या दोनों सदन स्थगित हो। तो दोस्तों अगले नेक्स्ट हमारा जो जानकारी है, प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है, यानी कि जैसे ही हमारे सांसद होते हैं, जो पहला जो मंत्री शपथ ली जाती है, उसके बाद जैसे जो संसद की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो उसका जो प्रथम अधिवेशन होगा उसको संबोधित करेगा राष्ट्रपति, जिसके लिए जो हमारे विधायक होते हैं वो एक धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित करते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव हमेशा याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति के ही लिए होता है। लोकसभा, एलएस का मतलब तो लोकसभा के अध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो जाए और उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो, तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है वो अध्यक्ष का चुनाव कर सकता है। मेंबर में से जितने भी सदस्य उनमें से किसी को एक को भी अध्यक्ष बना सकता है। राज्यसभा के संदर्भ में भी सेम इसी प्रकार, अगर राज्यसभा के सभापति ना हो या उपसभापति भी ना हो तो राज्यसभा के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष बना सकता है उपसभापति। 12 सदस्य जो होते हैं, जो कि साहित्य हो, कला हो या सामाजिक क्षेत्र से आते हैं दोस्तों, उनको 12 सदस्यों को मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक दोस्तों। एंग्लो भारतीय समुदाय वो समुदाय होते हैं जो जिनके माता पिता के ब्रिटिश शासन था तब हमारे देश में, उनमें से किसी माता पिता में से कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो भारत में भी निवास करता है, उनके माता पिता में से, उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। एंग्लो इंडियन जो भारतीय के दो सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है लोकसभा में। ठीक दोस्तों। लोकसभा में यही जो शक्ति थी अभी जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन थी, उसको समाप्त कर दिया है 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों। 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया गया है। 2 एंग्लो इंडियन की जो सीटें होकर थी संसद के अंदर, वो समाप्त कर दी गई है। और साथ ही SC/ST के लिए 10 साल के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है चुनाव संबंधित, वो भी बढ़ा दी गई 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस जो संशोधन किया गया इसको अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की संचित निधि और राज्य की सीमा और निर्माण से जितने भी जो भारत की संचित निधि है और उसके निर्माण से संबंधित, राज्य के निर्माण से जो सीमा परिवर्तन, जैसे कि आर्टिकल 370 अभी आपने देखा है जो हटाया गया है, उससे संबंधित जो भी प्रस्ताव लाए जाएंगे संसद के अंदर, उनको पहले से राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है, तब जाके वो प्रस्ताव संसद के अंदर प्रस्तुत किए जाते हैं दोस्तों। संबंधित जितने भी विधायक राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से ही लाए जाएंगे। विधायक के संबंध में स्वीकृति देता है। कुछ शक्तियाँ होती है जो भी विधायक अभी जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं दोस्तों, उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी होगी, जितनी भी शक्ति है कि अगर कोई विधायक पारित होगा, यानी कि वो राज्यसभा लोकसभा से पारित होने के बाद तुरंत उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाए कानून बनने के लिए। राष्ट्रपति के पास दोस्तों एक तो विधायक को स्वीकृति देना जिससे कि वो नियम कानून बन सके। दूसरा, जो प्रस्ताव पारित हुआ दोनों संसद से, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, उसको अपने पास सुरक्षित रख लेगा दोस्तों, नहीं नियम कानून नहीं बन पाएगा वो अगर इस शक्ति का उपयोग करता है दोस्तों। संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाना, यानी कि जो संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया गया है उसको दोबारा से राष्ट्रपति संसद को दे सकता है कि आप इसमें संशोधन या पुनर्विचार कीजिए। परंतु धन विधेयक के संबंध में ऐसा नहीं होगा दोस्तों। धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद के अंदर पेश किया जाए, जैसे आप आम बजट में देखते भी होंगे। आम बजट जब भी लाया जाता है जिसमें आने वाले 5 साल के लिए जितने भी खर्चे किए जाते हैं उसके बारे में सभी जानकारी होती है। ठीक, जिसे हमारे संविधान में वित्तीय विवरण बोलते हैं, फाइनेंशियल प्रस्ताव को बोलते हैं दोस्तों, उसके लिए पारित किया जाता है, जिसको विधायक जैसे आम
ये ब्रिटेन भाषा का शब्द है बजट। तो दोस्तों हमको जो धन विधेयक है उसके संदर्भ में नहीं, ये मतलब पुनर्विचार की नहीं लौटा सकता, क्योंकि जो पूर्ण सहमति होती है उससे ही उसको लाया जाता है राष्ट्रपति की। अब राज्य के संबंधित विधायक होते हैं जो भी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए लाए जाते हैं, मतलब कि राज्य की जो विधानसभा उससे संबंधित जितने विधायक हो, अगर राज्यपाल राष्ट्रपति के संदर्भ में उनको लाता है तो उसके उपलक्ष्य में क्या क्या उनके पास शक्ति है। तो पहली शक्ति वही है जो कि उसको अपने पास स्वीकृति दे सकता है, अपने पास स्वीकृत रख सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के बाद लौटाने के बाद अगर उसमें संशोधन करने के बाद पुनर्विचार के बाद यदि राष्ट्रपति के पास लाया जाता है, उसकी स्वीकृति मांगी जाती है तो राष्ट्रपति पर यह बाध्यकारी नहीं कि वो इस स्वीकृति को दे। ठीक दोस्तों, और एक बात ध्यान करके, जो संसद की तरफ से जो विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाए जाते हैं, जब पुनर्विचार के बाद संसद राज्यसभा के पास उसको लाती है तो उसको अपनी सहमति देना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। ये दोनों बात ध्यान रखना। 17वां व अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितना दोस्तों? 17वां यानी कि जब जो सत्र होते हैं उनको पूरी तरह से डिसॉल्व कर देना, यानी कि समाप्त कर देगा, ये भी शक्ति है। और अध्यादेश जारी करना, यानी कि 17वां के समय ही अध्यादेश, यानी कि जब कोई भी सत्र नहीं चल रहा होगा तभी अध्यादेश लाया जा सकता है किसी नियम कानून को बढ़ाने के लिए। आर्टिकल 1, 2, 3 सिंपल सा याद करना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की होती है। जय हिंद दोस्तों हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, उसके जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें ही अब हम नेक्स्ट जो शक्ति पढ़ेंगे फाइनेंशियल पावर, यानी कि वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्ति कौन कौन सी वित्तीय शक्ति है जिससे कि हमारे देश की जो भी शासन व्यवस्था वो चलती है। दोस्तों पहली शक्ति है जो कि धन विधेयक के संदर्भ में। धन विधेयक के संदर्भ में कि जो भी धन विधेयक या बजट होगा वो पूर्व राष्ट्रपति की सहमति से ही पेश किया जाएगा। ये दोस्तों वित्तीय फाइनेंशियल पावर है दोस्तों राष्ट्रपति की। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम बजट कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम बजट कहते हैं, उसको संसद के समक्ष प्रस्तुत करना, यानी कि राष्ट्रपति के पास ही पावर है कि उसको संसद के समक्ष प्रस्तुत कराएगा। ठीक, राज्य व केंद्र के बीच राजस्व के बंटवारा, राजस्व बंटवारा जो कि हमारा रेवेन्यू जो कि हमारे टैक्स कलेक्शन करते हैं वो राजस्व, उसका बंटवारा किया जाएगा। उसके बंटवारे के लिए एक आयोग का निर्माण किया जाता है हर 5 साल के लिए, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल आयोग, फाइनेंशियल कमीशन या वित्तीय आयोग। क्या दोस्तों? वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है दोस्तों। राष्ट्रपति ही वित्तीय आयोग का गठन करता है दोस्तों हर 5 साल के लिए। अब की बार जो फाइनेंशियल कमीशन का गठन किया गया है दोस्तों, वो पहले तो यहाँ 20 से 21 के लिए पहले एक साल की रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत कर दी है। अब जो नेक्स्ट होगा वो 21 से लेकर 26, यानी कि 2026 तक की 5 साल के लिए अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट 26 में पेश करेगा दोस्तों। तो जो रिपोर्ट होगी दोस्तों उसके अध्यक्षता जो हमारा फाइनेंस कमीशन था वो 15 वित्तीय आयोग पेश किया गया है दोस्तों। तो इसको याद रखना है दोस्तों, ये करंट का ही पॉइंट है। मैंने जो इसमें वीडियो में लिया है कि जो फाइनेंशियल कमीशन की 15 वित्तीय आयोग है उसके जो अध्यक्ष है वह NK सिंह है। क्या दोस्तों उनका नाम? NK सिंह है। ठीक है, उसके अंदर 4 मेंबर होते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी, 4 मेंबर आप देख लेना एक बार अपनी बुक से या गूगल सर्च करके भी एक बार। 4 मेंबर होते हैं जिन्होंने अभी जो क्या है कि राज्यों को कितना राजस्व देना चाहिए, तो वो 41% राजस्व की बात की है, जिसके अलग अलग से कैटेगरी, मतलब कि जो किस आधार पर दिया जाता है उनके लिए अलग अलग होते हैं, जो पैमाने जो मापदंड है वो अलग अलग है। ठीक दोस्तों, उन पैमानों को आपको जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके एग्जाम के कोई रिलेटेड नहीं करते। आप अब उसमें अपनी नींद खराब मत कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट, न्याय शक्ति क्या हो सकती है कि जुडिशियल पावर क्या होगी राष्ट्रपति के पास, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके मुख्य न्यायाधीश हो गए जितने भी, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, सलाह देना बाध्यकारी, मतलब सलाह देना मतलब कि जो भी राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते।